आधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश का स्थान एक सफल और प्रभावी नाटककार के रूप में सर्वमान्य है। मोहन राकेश का नाट्य साहित्य आधुनिक युग की विसंगतियों का प्रतिबिंब है, इसलिए उनके नाटकों के पात्र आधुनिक जीवन बोध से अनुवर्तित होकर अपने आंतरिक अंतर्द्वंद से परिचालित हैं। उनके नाटकों में कालिदास तथा नंद जैसे इतिहास प्रसिद्ध पात्रों की अवतारणा नाट्य शास्त्र के नायक संबंधी मानदंडों के आधार पर नहीं हुई है। इतिहास संदर्भों से संबद्ध होते हुए भी ये पात्र तत्कालीन मानसिकता से अनुप्राणित नहीं होने के कारण मध्यकाल के सांस्कृतिक मुखौटों में 20वीं सदी के उत्तरार्ध की जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का समय किसी लोक विख्यात नायक का न होकर अपनी अस्मिता का शोध करने वाले किसी आधे अधूरे व्यक्ति का है, जो अपने जीवन संघर्ष की यात्रा में अकेलेपन, अस्थिरता, घुटन, कुंठा और विवशता आदि से संत्रस्त होकर जीवन में असंबद्ध, विकृत और विसंगत परिस्थितियों को भोगने के लिए अभिशप्त है। यही कारण है कि मोहन राकेश ने अपने साहित्य में व्यक्ति के समसामयिक जीवन के बाह्य संघर्ष की अपेक्षा उसके आंतरिक संघर्ष को अतिरंजना से अनुरेखित किया है। मोहन राकेश ने अपने नाट्य साहित्य में जीवन के यथार्थ से परिक्लांत व्यक्ति के अंतर्द्वंद का प्रणयन किया है। उन्होंने विसंगत परिवेश में आस्था और अनास्था के बीच झूलते और विघटित होते मानवीय संबंधों की पीड़ा, घुटन और द्वंद्व को भोगते व्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाया। बाह्य विसंगतियों और संवेदनशील व्यक्ति के संघर्ष, एकरस जिंदगी की ऊब और निरर्थकता तथा मूल्यहीन होते आपसी संबंधों के बोझ को ढोती व्यक्ति की विवशता को उनके नाट्य पात्र सहजता और सबलता से मूर्तता प्रदान करते हैं। मोहन राकेश के पात्र अपने अस्तित्व के संकट के प्रति सतर्क होने के कारण या तो परिस्थितियों से अनुवर्तित होते हैं या यथास्थिति में जीने के लिए बाध्य हैं, अथवा परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। उनके प्रत्येक पात्र का अपना एक परिव्रत और वैयक्तिक संसार है, जहां वे नित्य प्रति की एक रसता से प्रायः मुक्त रहते हैं। नंद, कालिदास, महेंद्रनाथ और अयूब तथा मल्लिका, सुंदरी, सावित्री और सलमा आदि सभी पात्रों की अपनी एक विशिष्ट पहचानपरक जिंदगी है, उनकी अपनी दृष्टि और जीवन स्थितियां हैं। ये पात्र प्रकृति से भिन्न और अजनबी प्रतीत होते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता को मानवीय त्रासदी के निर्वासन बिंदु पर भोग रहे हैं। द्विविधा में जीना इन पात्रों की त्रासदी है, जहां दो विरोधों के बीच उन्हें जीवन यापन हेतु अभिशप्त होना पड़ता है। मोहन राकेश के प्रमुख 3 नाटक बहुचर्चित हैं। ये नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे। इनके अतिरिक्त मोहन राकेश ने एक और नाटक लिखा था, पैर तले की जमीन, जो उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। इस अधूरे नाटक को प्रसिद्ध साहित्यकार तथा मोहन राकेश के मित्र कमलेश्वर ने पूरा किया था। औपचारिक रूप से आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। हालांकि इसके पूर्व लहरों के राजहंस की रचना का सूत्रपात सुंदरी तथा रात बीतने तक जैसे ध्वनि नाटकों के रूप में हो चुका था। आषाढ़ के एक दिन के पश्चात लहरों के राजहंस मोहन राकेश का दूसरा बहुचर्चित तथा रंगमंच पर सफल वह नाटक है, जो उनके द्वारा बार बार लिखा गया, कभी रेडियो के लिए ध्वनि नाटक के रूप में, तो कभी रंगमंच पर मंचन हेतु रंगमंच की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए। मोहन राकेश का तीसरा और कदाचित उनका सबसे श्रेष्ठ नाटक आधे अधूरे है, जो आज के मानव की तथाकथित आधुनिकता में घिर आए अधूरेपन,
अनिश्चितता, एकरसता तथा घटनाहीनता के बासी संदर्भों में मानव व्यक्तित्व की संपूर्णता को खोजने का ताजगी भरा उपक्रम है। मोहन राकेश का चौथा नाटक पैर तले की जमीन है, जिसमें अस्तित्वपरक चिंतन तथा विसंगत अर्थात एब्सर्ड विचारधारा के सुंदर समन्वय का प्रतिबिंबन है। मोहन राकेश के पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन में भारतीय एवं पाश्चात्य परंपरा तथा नाटककार की वैयक्तिक प्रतिभा का जीवंत सम्मिश्रण परिलक्षित है। इस नाटक की कथा की ऐतिहासिकता का आधार प्रख्यात एवं उत्पाद्य कथा वस्तु का मिश्र रूप है। स्थान, काल एवं पात्र के उपकरण ऐतिहासिक हैं, किंतु घटनाओं का द्वंद्व लेखक का अपना है। इस नाटक में लेखक ने ऐतिहासिक पात्र कालिदास के माध्यम से सृजनात्मक शक्तियों के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। आषाढ़ का एक दिन की कथावस्तु 3 अंकों में संगठित है। आधिकारिक कथावस्तु आषाढ़ के पहले दिन से प्रारंभ होकर कुछ वर्षों के अनंतर आषाढ़ के पहले दिन पर ही समाप्त होती है। इस अंतराल में मल्लिका और कालिदास के आंतरिक तथा बाहरी द्वंद्व कलात्मक एवं जीवंतता से अभिव्यक्त हुए हैं। कथा के प्रारंभ में नायिका मल्लिका और उसकी मां अंबिका के बीच जो वैचारिक मतभेद भावना से भावना के वर्ण को लेकर प्रस्तुत हुआ है, वह द्वंद्व का प्रारंभ है। उज्जयिनी की राज्य सत्ता द्वारा आमंत्रित करने पर कालिदास द्वारा अपनी अनिच्छा और उदासीनता को प्रकट करना और मल्लिका द्वारा उसे जाने के लिए प्रोत्साहित करना द्वंद्व को विकसित करने का प्रयत्न है। कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा कालिदास द्वारा न आकर परोक्ष रूप से प्रहार करना मल्लिका के द्वंद्व की प्राप्त्याशा है। खलनायक तथा परवर्ती कथा में मल्लिका के तथाकथित पति विलोम द्वारा अयाचित मातृत्व प्रदान कर मल्लिका की व्यवस्था द्वंद्व की नियताप्ति है। अनेक वर्षों के अनंतर थके हुए कालिदास का मल्लिका के निकट आकर पुनः अथ से आरंभ करने की अधूरी इच्छा समय के साथ हुए द्वंद्व का क्रूर फलागम है। मल्लिका एक प्रतीक है रोमानियत की जीती जागती प्रतिमा का। उसकी मां अंबिका अनुभवी और यथार्थवादी है। इन दोनों के बीच वैचारिक विरोध है। यह विरोधी विचारधारा उस समय अधिक उभरती है जब उज्जयिनी से कश्मीर जाते समय कुछ समय के लिए कालिदास उस ग्राम प्रांतर में रुकता है, लेकिन मल्लिका से मिलने नहीं आता। कालिदास के स्थान पर आती है मल्लिका से मिलने उसकी विदुषी पत्नी प्रियंगु मंजरी, और वह अपने छिछले प्रस्तावों से मल्लिका के अभावग्रस्त अस्तित्व पर प्रहार करती है। मां भी मल्लिका को परोक्ष रूप से मेघदूत की पंक्तियां पढ़ने का कहकर पीड़ा पहुंचाती है। विलोम द्वारा अयाचित मातृत्व प्रदान किए जाने पर ध्वस्त होकर मल्लिका मन ही मन कालिदास को संबोधित करते हुए कहती है, यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया। आषाढ़ का एक दिन में आधिकारिक कथा के साथ टकराहट भरी अनेक अवान्तर अर्थात प्रासंगिक कथाएं भी हैं, जैसे यथार्थ की अवहेलना करते हुए मल्लिका का कालिदास को उज्जयिनी जाने के लिए प्रेरित करना, अंबिका और मल्लिका की वैचारिक टकराहट, कालिदास द्वारा राजपुरुष और मल्लिका द्वारा अंबिका की अवहेलना, राजसम्मान के प्रति कालिदास की उदासीनता और मातुल की लिप्सा, निक्षेप द्वारा कालिदास की हित चिंता, मल्लिका के निर्णय की दृढ़ता और विलोम की प्रतिकूलता के पश्चात नाटक के दूसरे अंक में मल्लिका के गंभीर प्रेम भावना के विरुद्ध प्रियंगु मंजरी का दर्प और हल्कापन, स्वप्नजीवी मल्लिका के भावना संबंध पर क्षुब्ध माँ की खीज, मातुल का राजप्रसाद संबंधी अनुभव, मल्लिका के भाव संबंध की व्यथा और अंत में कालिदास के आगमन प्रसंग पर
समय के साथ इच्छा के द्वंद्व में समय की शक्ति की स्वीकृति आदि। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का एक सशक्त नाटक है जिसमें उन्होंने कथा, पात्र, कथोपकथन, भाषा और संकलन त्रय के बीच रंगमंचीयता का सुंदर समन्वय किया है। रोमानियत और यथार्थ बोध के सांचे में ढली हुई आंतरिक संघर्ष की अनुभूतियों की अंतरकथा आषाढ़ का एक दिन की रचना के बाद मोहन राकेश की नाट्य चेतना समसामयिक जीवन मूल्यों की खोज में जिस अस्तित्ववादी प्रकल्प की ओर प्रवृत्त हुई, उसके पार्श्व में लहरों के राजहंस नाटक की प्रतीकात्मकता आधुनिक भावों के उन्मेष की अटल गहराइयों का संस्पर्श देती प्रतीत होती है। यह नाटक रचना प्रक्रिया की अनेक अंतर यात्राओं से निकलकर वर्तमान स्वरूप में आया है। इसकी कथा वस्तु का आधार ऐतिहासिक है, किंतु पात्रों के चरित्र चित्रण और घटनाओं की संयोजना में नाटककार ने मौलिकता का आधार लिया है। इसकी कथा का आधार अश्वघोष का काव्य सौंदरनंद है। लहरों के राजहंस की कथा वस्तु 3 अंकों में संगठित की गई है। इसके अंकों में पृथक दृश्य विधान नहीं है। नाटक एक ही दृश्यबंध में नंद भवन में सुंदरी के कक्ष में सिमटा हुआ है। इसलिए वस्तु, संरचना तथा रंग शिल्प के स्तर पर यह नाटक हिंदी नाटकों में विशिष्ट एवं निश्चित स्थान रखता है, क्योंकि यह नाटक एक विशेष रचना पद्धति और शिल्प विधान के अनुसार एक सुगठित एवं तर्कसंगत रूपबंध का निर्माण करता है। लहरों के राजहंस की आधिकारिक कथा वस्तु का केंद्र बिंदु रूपगर्विता सुंदरी का अहम केंद्रित व्यक्तित्व है, जो निरंतर आघात सहता हुआ भी अपनी संवेदनशील पराजित न होने वाली प्रवृत्ति से परिवेश को प्रभावित करता है। सुंदरी के व्यक्तित्व के विपरीत उसके पति नंद का व्यक्तित्व दुविधाग्रस्त है, जो आखिर तक हाँ और ना के बीच पेंडुलम की तरह हिचकोरे लेता रहता है। इस नाटक में नंद और सुंदरी का अंतर्द्वंद चित्रित है। इस नाटक में रचनाकार ने भोग और वैराग्य तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति के परंपरागत संघर्ष को संवेदना के धरातल पर रूपांकित किया है। जीवन में स्त्री और पुरुष के बीच जब कभी किसी एक ने दूसरे के अस्तित्व पर हावी होना चाहा है, तब तब जो व्यथा उभरी है वह लहरों के राजहंस के लेखन का कारक बनती रही है। यह एक प्रतीक बहुल नाटक है, जिसमें नामकरण से लेकर चरित्र सृष्टि, कथा अभिप्राय, दृश्यांकन, संवाद योजना और मूल संवेदना आदि सभी प्रतीकात्मक हैं। इसमें राजहंस नंद और सुंदरी के समानांतर है। लहरें उनकी परिस्थितियां हैं। राजहंसों का मधुर कुंजन नंद सुंदरी के प्रेमालाप और हास विलास को ध्वनित करता है। कांपती लहरें परिस्थितियां हैं और कमलताल यह संसार। सुंदरी जीवन के भोग पक्ष या प्रवृत्ति की प्रतीक है, तो गौतम बुद्ध योग पक्ष या निवृत्ति के प्रतीक हैं। नंद प्रवृत्ति और निवृत्ति के इन दो विपरीत ध्रुवों के बीच निरंतर पिसती हुई द्वंद्व से पीड़ित मानव चेतना का प्रतीक है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस में एक बौद्धकालीन वातावरण का यथार्थ भ्रम निर्मित करने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का आधार लिया, तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन के दृष्टि सापेक्ष और मुहावरों को उद्घाटित करने के लिए वर्तमान बोलचाल की भाषा को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया। इस नाटक के कथोकथन पात्रों के अनुकूल हैं। लहरों के राजहंस पूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ में समग्रतः आधुनिक युगबोध और उससे उत्पन्न विसंगतियों का नाटक है, जिसमें नंद जैसा पात्र आधुनिक युग की द्विधाग्रस्त मानवीय त्रासदी को ढोता हुआ प्रतीत होता है। इस नाटक में दीपाधार का बिंब बहुत प्रभावी है। इसके साथ ही नाटककार ने इस नाटक में शब्द और ध्वनि के सार्थक प्रयोग भी किए हैं, जैसे भिक्षुओं का संवेद स्वर और राजहंसों का कलरव आदि। साहित्यिक और रंगमंची मानदंडों की दृष्टि से लहरों के राजहंस एक सफल नाटक है।
आज के मानव की तथाकथित आधुनिकता में घिर आए अधूरेपन, अनिश्चितता, एकरसता तथा घटनाहीनता के बासी संदर्भों में मानव व्यक्तित्व की संपूर्णता को खोजने का ताजगी भरा उपक्रम आधे अधूरे मोहन राकेश के पूर्व रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंस की तुलना में एक भिन्न कोटि का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में यदि भटके हुए आदर्श तथा रोमानी संस्पर्श के अपनेपन की तलाश है, तो आधे अधूरे में आज के मनुष्य की अंतहीन यंत्रणाओं के गर्भ में नारी की मुक्ति भावना, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, पुरुष अधूरेपन और विघटनशील जीवन मूल्यों का वर्णन है। यह नाटक घर और घर में रहने वाले लोगों के अधूरेपन की कथा व्यंजित करता है। वह घर ऐसा है जो घर के अतिरिक्त सब कुछ है, क्योंकि वहाँ घर नामक शब्द के अस्तित्व में संपृक्त अपनेपन के स्थान पर अनचाहे संबंधों का बिखराव तथा ऊब भरे व्यवहार की धूल है। आधे अधूरे एक आडंबरहीन नाटक है, क्योंकि उसमें आज के प्रासंगिक यथार्थ को अनुभूति के कठोर धरातल पर शाश्वत अभिव्यक्ति दी गई है। प्रयोगशील रंग चेतना से संपन्न इस नाटक में आधुनिक मानव की यातनापूर्ण नियति को परिवार जैसी सामाजिक संस्था के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक आधार पर अंकित करने की चेष्टा की गई है। इस नाटक की भाषा आम आदमी के बोलचाल में प्रयुक्त भाषा है। इस नाटक की मुख्य विशेषता इसकी कथा में संप्रेषित समकालीन संवेदना है। एक तरह से यह नाटक समाज के तथाकथित आधुनिक कहे जाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव और उसके संतरास की कहानी है, जिसमें आज के टूटते हुए मनुष्य की उस जिजीविषा का रंगकल्प है जो टूटकर अलग भी नहीं हो पाता और जुड़कर जुड़ भी नहीं पाता। आधे अधूरे की आधिकारिक कथा वस्तु की संरचना में घटनात्मक द्वंद्व के स्थान पर पात्रों के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण अधिक मुखर हुआ है। इस नाटक में 4 भिन्न पुरुषों महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा का अभिनय मंच पर एक ही व्यक्ति से करवाने के मूल में रचनाकार का आग्रह संभवतः यह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता के भीतर हर आदमी अंततः वैसा ही होता है जैसा कोई भी दूसरा हो सकता है। यही कारण है कि इस नाटक की नायिका सावित्री के मुख से भी यही कहलवाया गया है कि सब के सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग, अलग अलग मुखटे पर चेहरा सबका एक ही। मोहन राकेश ने आधे अधूरे में विभिन्न पात्रों के रूप में मानव नियति की सामान्यता को उद्घाटित करने की चेष्टा की है। एक व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त ये चारों व्यक्ति इसलिए आधे अधूरे हैं क्योंकि उनमें से हर कोई में कोई न कोई ऐसी कमी है जो उन्हें स्त्री की दृष्टि में पूरा नहीं उतरने देती। आधे अधूरे का नायक महेंद्रनाथ, जो पुरुष एक है, जीविका के लिए अपनी पत्नी सावित्री के ऊपर सर्वथा अवलंबित रहने के कारण अपने ही घर में उपेक्षित है। वह परावलंबी है। वह अपने मित्रों के परामर्श के अनुसार कार्य करता है और स्वयं किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचता। उसकी बड़ी लड़की बिन्नी अपनी माता के प्रेमी मनोज के साथ अवसर देखकर भाग जाती है और उससे विवाह कर लेती है, किंतु थोड़े ही दिन बाद वह अपने वैवाहिक जीवन से खिन्न रहने लगती है। 21 वर्षीय लड़का अशोक बेकारी के कारण आज के युवकों की कटु मानसिकता को प्रकट करता है। छोटी लड़की किन्नी बड़ी मुखर और जिद्दी है, जो किसी की आज्ञा नहीं मानना चाहती। नौकरी द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली सावित्री पर परिवार का सारा बोझ है, अतः वह झुंझलाई रहती है। वह पति के रूप में एक पूर्ण मनुष्य का स्वप्न देखती है, पर अपनी कामना की असफलता में उसे न कहीं शांति मिलती है और न ही वह अपने घर में किसी को शांति से रहने देती है। अस्वस्थ और दुखी होने पर महेंद्रनाथ अपने मित्र जुनेजा के घर चला जाता है। जुनेजा सावित्री को महेंद्रनाथ की दयनीय स्थिति से परिचित कराता है, पर सावित्री का आक्रोश किसी प्रकार कम नहीं होता। अशोक अपने बीमार पिता को वापस घर लाता है। सावित्री स्थिर आंखों से बाहर की तरफ देखते हुए धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। यहीं पर नाटक का समापन होता है। सच तो यह है कि आधे अधूरे सावित्री की कथा है।
वह महत्वाकांक्षी है, किंतु उसके लिए उसका विवाह एक समझौते से अधिक नहीं है। इस नाटक में प्रयुक्त सभी पात्र अपने व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। सावित्री अतृप्त यौन इच्छाओं की प्रतीक है। महेंद्रनाथ निठल्ले और परजीवी पुरुष के रूप में अधूरे और भटकते मानव का प्रतीक है। सिंघानिया अवसरवादी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जबकि जगमोहन सुविधाभोगी व्यक्ति का प्रतीक है। जुनेजा कैयापन का प्रतीक है, जबकि बिन्नी असमय प्रौढ़ हो गई लड़की का प्रतीक है। नाट्यकला और रंगमंचीयता की दृष्टि से आधे अधूरे एक अत्यधिक सफल नाटक है। मोहन राकेश का अधूरा नाटक पैर तले की जमीन एक विसंगत नाटक है। इसके सभी पात्र प्रायः मनुष्य के अस्तित्व की निरर्थकता और बेतुकेपन के प्रतीक के रूप में अभिव्यंजित हुए हैं। अब्दुल्ला अति संवेदनशीलता का प्रतीक है, जबकि झुनझुनवाला आज के तथाकथित नवधनाढ्य व्यक्तियों का प्रतीक है। पंडित अवसरवादी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। अयूब भोगवादी तथा सलमा पुरुष द्वारा शोषित प्रवृत्तियों की प्रतीक है। रीता नवोढ़ा नायिका तथा अपने को अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार समझने वाली लड़की की प्रतीक है, जबकि नीरा भोली और अल्पवयस्क लड़की के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है। इस नाटक में बाढ़ के कारण पुल में धीरे धीरे दरार पड़ना, कड़ियों का एक एक करके गिरना आदि मनुष्य के अंतर्मन की परतों के खुलने का प्रतीकार्थ है। जैसे जैसे मृत्युबोध तीव्रतर होता जाता है, मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं पूर्णता के लिए तीव्रतर होती हैं। इन्हें ध्वनि संकेतों से अच्छी तरह उभारा गया है। मोहन राकेश ने हम तथा शायद नामक 2 बीज नाटक तथा छतरियाँ नामक पार्श्व नाटक भी लिखे हैं। ये प्रयोगधर्मी छोटी छोटी नाट्य रचनाएं हैं। बीज नाटक हम के पपा मामा तथा शायद के स्त्री पुरुष को वर्तमान जीवन के सामान्य मनुष्यों के प्रतिनिधि रूप में मूर्तता प्रदान की गई है। पार्श्व नाटक छतरियाँ जन सामान्य का प्रतिनिधि नाटक है, इसलिए यह नाटक आज के सामूहिक व्यक्ति का सही रूप प्रस्तुत करता है। नाट्य रचना के अतिरिक्त मोहन राकेश ने कुछ एकांकी और ध्वनि एकांकियों की रचना भी की है। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल आपके चर्चित एकांकी हैं। रात बीतने तक, उसकी रोटी, आखिरी चट्टान तक, सुबह से पहले आदि आपके चर्चित ध्वनि अर्थात रेडियो नाटक हैं। आपने लगभग 8 ध्वनि नाटक लिखे थे जो काफ़ी चर्चित रहे। राकेश ने नाट्य सर्जना तथा रंगमंचिता के धरातल पर जो नए प्रयोग किए थे, उनसे आज का हिंदी नाटक अपने समृद्ध तथा प्रयोग वैविध्य रंगमंच को पाकर सम्मानजनक स्थिति में गतिमान है। मोहन राकेश ने अपने नाट्य कथ्य में बिंब विधान एवं प्रतीक विधान के माध्यम से चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न किया। अपने नाटकों में राकेश पर्दों से प्रकाश की ओर बढ़े हैं। उनके मंच सज्जा तथा रंग निर्देश नाटक की प्रभाव की अनुभूति को अधिक उदात्त बनाने में समर्थ हैं। नैपथ्य ध्वनियों का चमत्कारिक प्रयोग उनके नाटकों को विशिष्टता प्रदान करता है। भाषा, कथ्य और रंग शिल्प की त्रयी में मोहन राकेश के सभी नाटक रंगमंच के सर्वथा अनुकूल हैं। मोहन राकेश ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों को अपने नाट्य प्रयोजन में आधुनिकता के साथ संयुक्त कर नया सोच प्रदान किया है। उन्होंने अपनी रंग योजना में प्रेक्षक को भी सम्मिलित किया है। उसकी अपेक्षाओं की उपेक्षा न करते हुए उसे भी अपनी आधुनिक पीड़ा बोध का सहभागी बनाया है। इसमें संदेह नहीं है कि कथ्य विधान, पात्र संयोजना, भाषा संस्कार तथा रंग शिल्प नियोजन के अनुरेख पर विकसित मोहन राकेश का अवदान भविष्य में दूर तक हिंदी नाटक को नवीन दृष्टि और गति प्रदान करता रहेगा।